शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम शब्द रचना का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, देखिए शब्द रचना को हमने 5 भागों में विभाजित करके आपको बताया था। इसके पहले 7 पार्ट इसके आ चुके हैं। आज ये होगा 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में हम रूप विकार या बनावट के आधार पर अध्ययन करेंगे। जो इसके पीछे के जो 7 पार्ट थे उसमें आपने देखा होगा, हमने आपको व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या भाषा के आधार पर, उसके बाद अर्थ या शब्दार्थ के आधार पर, रूप विकार बनावट के आधार पर और शब्द रचना के आधार पर, ठीक है, इनमें से हमने 3 क्रमों में आपको बता दिया था। आज जो है ये चौथा है, रूप विकार बनावट के आधार पर। अगर आपने पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट बनी है और सारे पार्टों को क्रम से देखिएगा। देखिए, किसी चीज को अगर आप पढ़ते हैं तो एक क्रम से पढ़ेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। और ये हिंदी का एक, जान लीजिए कि ये अध्याय जो है ये एक हिंदी की ऋण है। अगर आप इसे समझ गए तो आप व्याकरण आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसी में आपको, अब जब मैंने आपको बताया था ना, जो व्युत्पत्ति या भाषा के आधार के बाद जो था उत्पत्ति या रचना के आधार पर, तो उसमें हमने आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, इन सारी चीजों की चर्चाएं की थी। देखिए, आज कोई भी एग्जाम हो उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं 1-2 नंबर की। और अब जो पढ़ रहे हैं रूप विकार बनावट के आधार पर, इसमें विकारी अविकारी इसका विभाजन में बताया था। तो विकारी शब्द में आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण मिलेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये भी व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहले भी आप पढ़ते आए, आपकी परीक्षाओं में भी इनसे, चूंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड बदल जाता है और प्रश्न उनसे ही घुमा फिरा के आते हैं, ताकि आपका 1-2 नंबर जाने न पाए, इसलिए से आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन तीनों को तो आपने पढ़ लिया है। आज देखिए क्रम में चौथा है, शब्द रचना ही चल रही है, क्रम में उसका चौथा भाग है रूप विकार या बनावट के आधार पर। इसमें आप 2 प्रकार से विभाजित किए हुए, मैंने इसके पीछे के पार्ट में बताया है। रूप विकार या बनावट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ जाता है और वो परिवर्तित हो जाते हैं, वो विकारी होते हैं। जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अविकारी होते हैं। अगर आप विकारी शब्द की बात करेंगे तो जैसे लड़का, लड़का क्या है, एक जाति है, और लड़का से फिर लड़की, लिंग परिवर्तन हो गया, तो ये क्या है, विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें लिंग, वचन, काल, कारक इन सारी चीजों से प्रभावित हो रहा है, लड़का का लड़की हो जा रहा है। लेकिन अगर आप शब्द लिख दें धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है, अविकारी है, आप इसका लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। जैसे लड़का धीरे धीरे जा रहा है, लड़की धीरे धीरे जा रही है। यहां देखिए, लड़की ये बदल गई और रही है, क्रिया बदल गई, लेकिन धीरे धीरे शब्द अव्यय है, ये नहीं बदला है। तो अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह अविकारी शब्द होता है। और विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन सारी चीजों की चर्चाएं जस्ट इसके पीछे के पार्ट में की गई है, आप अवश्य देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमको आगे बढ़ना है तो इससे शुरुआत करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम देख चुके हैं, आज आपका होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल कर दूं, व्यक्तिवाचक मतलब मैंने बताया था कि संसार में जो भी वस्तु है जिनका अपना एक अस्तित्व है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जिनका खुद का अपना एक अस्तित्व है वह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, जातिवाचक मतलब ये किसी भी वस्तु की जाति का बोध कराएगा। ठीक है, जाति का बोध कराएगा तो जातिवाचक होगा। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। मतलब वो जाति का ही बोध कराएंगे। जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा, जैसे मानव, मानव क्या है, एक जाति है। जानवर क्या है, जानवर भी एक जाति है। जानवर में बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन जानवर ओवरऑल क्या है, जानवर शब्द एक जातिवाचक है। मानव भी एक जातिवाचक है। ठीक है, मानव में भी मेल फीमेल हो जाते हैं ना, तो मानव क्या है, जाति, जानवर हो गया। पक्षी, पक्षियों की जाति, पक्षियों में बहुत सारे पक्षी होते हैं, लेकिन पक्षी शब्द क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, सागर, सागर भी जाति। देखिए, ये सागर शब्द मैंने व्यक्तिवाचक में भी लिखा था,
लेकिन वहां व्यक्तिवाचक सागर मतलब सागरों के नाम थे, जैसे प्रशांत, हिंद महासागर, टेथिस सागर, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन ये सागर शब्द क्या है, ये सागरों के पूरा समूह को बता रहा है, ये जाति में है। लेकिन अगर यहीं आप प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, टेथिस सागर, इन सब का नाम लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर किसी एक का हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। नदी, नदी शब्द क्या है, जातिवाचक है। लेकिन अगर गंगा नदी तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। यमुना नदी व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये एक ही नाम से एक ही नदी है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी शब्द अगर कहे तो ये जातिवाचक है। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, वहां से यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है। ग्राम, अब बहुत सारे गांव हैं, तो गांव है तो ग्राम गांव को ही संबोधित कर रहा है, तो ये क्या है, जाति है। ठीक है। आपका गांव कुछ और, हमारा कुछ और, क्या है, लेकिन ये सारे क्या है, गांव है, तो ये क्या है, जाति। नगर, जिला, ये सब क्या है, जाति है। ठीक है। नगर, बहुत सारे नगर है, लेकिन नगर शब्द क्या है, जाति, क्योंकि ये बहुत सारी संख्याओं में। जिला, बहुत सारी संख्याओं में, ये भी जाति है। फल, फल भी शब्द एक जाति है। और फल में देखिए, अगर आप सेब लिख दे रहे हैं तो सेब शब्द भी एक जाति। बहुत सारे क्वालिटी के सेब होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, कश्मीर का सेब, बहुत सारी जगहों के सेब होते हैं, तो सेब शब्द भी एक जाति है। ठीक है। और जैसे केला लिख दिए, भागलपुर का केला अलग है और आपके यहाँ का केला अलग होगा, तो केला शब्द भी एक जाति है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। फल भी एक जाति है। घोड़ा, घोड़े में भी कई नस्लें होती है, तो घोड़ा भी क्या है, एक जातिवाचक है। हाथी है, जातिवाचक। इसी तरीके से मतलब ये सब सारे शब्द क्या है, जातिवाचक, क्योंकि इनकी कोई शब्द एक ही है लेकिन इनकी कई प्रजातियां होती हैं उसमें। ठीक है। और भूकंप, भूकंप के भी कई नाम रखे जाते हैं, विदेशों के लोग नाम रखते हैं, जैसे चक्रवात के हो गए, टाइफून, चक्रवात, इस तरीके से बहुत सारे चक्रवातों के नाम आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी वगैरह में। तो ये शब्द क्या है, ये जाति का बोध कराने। चक्रवात शब्द जाति है, चक्रवात के कई नाम होते हैं, तूफान के भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो तूफान शब्द क्या है, जातिवाचक है। अक्सर प्रश्नों में, परीक्षाओं में जो प्रश्न बन जाते हैं, जैसे उच्चस्थ पदों में जो आसीन होते हैं, वे सारे शब्द जातिवाचक होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, जिलाधिकारी का पद, ये मुख्यमंत्री का पद, ये सबसे सारे क्या है, जातिवाचक हैं। ठीक है। रिश्तों में अगर माता पिता, ये भी जातिवाचक हैं। फूफा, चाचा, ये सारे शब्द क्या है, जातिवाचक हैं। तो जातिवाचक में आप इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। बाकी सब जब हम आपको अभ्यास कराएंगे तो और सारी चर्चाएं कर दिएंगे। यहाँ जो चीजें बताई गई हैं ये महत्वपूर्ण है, आप इन्हें जरूर नोट डाउन करिएगा। ठीक है। तो आपने व्यक्तिवाचक देख लिया और जातिवाचक देख लिया। देखिए, कुछ ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाया जाता है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाया जाता है। जैसे भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भाई, जयचंद एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन जयचंदो लगा दिए तो जयचंदो शब्द की जाति को संबोधित करने लगा। मतलब जैसा उनका व्यवहार था ऐसा ही बहुत लोगों का व्यवहार है। तो भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, भारत देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, प्रेमचंद्रों की कमी नहीं है। ये सब क्या है, जातिवाचक है, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति के नाम थे, तो व्यक्ति से जाति बनेंगे। ठीक है। तो आइए इसे समझ लेते हैं, कैसे व्यक्ति से जाति बने, उन्हें भी लिख लेते हैं। पहले आप इन्हें लिखिएगा, फिर आप उन्हें देख लीजिएगा। देखिएगा, व्यक्तिवाचक से अगर हम जातिवाचक की बात करें तो देखिए, व्यक्तिवाचक मैंने बताया था जिसका अपना एक अस्तित्व है वो व्यक्तिवाचक होता है। अगर कोई शब्द जातियों के समूह को बोध कर रहा है तो वो जातिवाचक होता है। ठीक है। जैसे भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भाई, जयचंद क्या थे, इनका एक अपना एक व्यक्तित्व था, ये व्यक्तिवाचक शब्द है जयचंद, क्योंकि जयचंद आप पढ़े होंगे कहानियों में, इतिहास में। तो ये क्या था, ये व्यक्तिवाचक थे। लेकिन यहाँ पे जो प्रयुक्त हुआ है, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब उनके तरह के गुण ये शब्द बता रहा है, मतलब इतने ज्यादा जयचंद भारत में, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक रूप में प्रयोग हो गया। भारत में सभी हरिश्चंद्र जैसा बनते। हरिश्चंद्र जी एक विद्वान थे, वो समाज के लिए एक आइडियल थे, आदर्श थे। लेकिन यहाँ पे अब सब तो नहीं हो सकते, लेकिन बनते सब हैं। सब हरिश्चंद्र जी की तरह नहीं हो सकते, लेकिन बनते हैं। तो भारत में सभी हरिश्चंद्र जैसा बनते थे, यहाँ पे ये शब्द क्या हुआ, जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो गया, क्योंकि ये उनके गुण जैसी एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है। जैसे भारत में सभी गांधीवादी बनते हैं, तो गांधी जी के आदर्श के फॉलो तो सभी तो नहीं करते, कुछ लोग दिखावा करते हैं, कुछ केवल नाम का करते हैं। तो उनका तो बहुत ऊंचा आदर्श था, वैसा तो लोग नहीं बन पाते। तो ये क्या हुआ, ये शब्द क्या है, जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है कि सभी गांधीवादी बन रहे हैं। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में इस तरीके से प्रयोग होता है। शब्द आपको लगेगा कि व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये प्रयोग इस तरीके से हुआ है कि ये जातिवाचक का ही बोध करा रहा है। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। तो पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया जातिवाचक। अब आप तीसरा देखेंगे भाववाचक संज्ञा।
तो आइए तीसरा देखते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है, आपने व्यक्तिवाचक देख लिया, जातिवाचक देख लिया, अब है भाववाचक संज्ञा। अस्पष्ट है नाम से ही, भाव मतलब जिनसे भाव का बोध होता है, जिनसे गुण दशा और दोष के जो भाव का बोध होता है वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। मतलब शब्द इस तरीके का होगा जिससे उसका गुणधर्म पता लगेगा, उसकी दशा पता लगेगी, या उसमें किस तरीके के दोष हैं इस तरीके का पता लगेगा। आप उन्हें महसूस कर सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आप काउंट कर लें कि इतनी दशा है, इतनी दोष है, ठीक है। आप केवल केवल महसूस कर सकते हैं। वो क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। इन शब्दों में प्रायः प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। मतलब भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होंगे उनमें आपको प्रायः प्रत्यय जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे आप उदाहरणों से समझिएगा कि कैसे आप इन्हें गिन नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक की पॉइंट होगा समझने का तरीका, जैसे मिठास। भाई मिठास क्या है, आप इसे महसूस ही तो कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि इतना मीठा है उतना मीठा है, ठीक है। कम ज्यादा कर सकते हैं केवल, ठीक है, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। जीवन, प्रेम, उड़ान, कड़वाहट, हरियाली, बहाव, मिलावट, ये सब क्या है, एक भाव दर्शा रहे हैं। ये गुण है, दोष है, इनमें क्या है, किस तरीके के हैं, यही सिर्फ चीजें बता रहे हैं। मतलब अब केवल और केवल आप महसूस कर पा रहे हैं, इन्हें काउंट नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो विशेषण युक्त शब्द जो क्षणिक भाव का बोध कराते हैं, जैसे आपको यहाँ मैंने बताया ना, कड़वाहट, लिखाई, चढ़ाई, इस तरीके से मानवता, ये सब सारे क्या है, ये सब सारे भाववाचक संज्ञा है। बहुत आसान होता है, आप शब्द से ही पहचान जाएंगे कि केवल भाव का बोध करा रहा है, आप इसे काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। इसमें कुछ है नहीं, बस आप इस तरीके से लिख लीजिएगा भाववाचक संज्ञा। अब आपका बचता है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिएगा मैंने जब संज्ञा का विभाजन बताया था तो आपको संज्ञा 5 प्रकार से मैंने बताई थी। संज्ञा को मैंने कुल भेद 5 बताया था, लेकिन मूल रूप से केवल 3 प्रकार की संज्ञा होती है। व्यक्ति की एक जाति होती है और उस व्यक्ति के अंदर भाव होता है, याद करने का, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, मूल रूप से 3 ही संज्ञा होती है। आप इन्हें याद ऐसे कर सकते हैं, व्यक्ति है, व्यक्ति की एक जाति होती है और व्यक्ति के अंदर एक भाव होता है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की मूल संज्ञा है। बाकी जो जातिवाचक होता है उसी में समूहवाचक और पदार्थवाचक आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को देख लिया, जो मूल संज्ञाएं थी उनको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब आपका बचा है समूहवाचक और पदार्थवाचक, जो जातिवाचक के ही भाग हैं, ठीक है। अगर आप इनको जोड़ देते हैं तब ये कुल 5 प्रकार हो जाती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। लेकिन अगर मूल रूप से पूछे तो 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। याद कैसे करेंगे, व्यक्ति है, व्यक्ति की एक जाति होती है और उसके अंदर एक भाव होता है, तो यही मूल संज्ञा है, ठीक है। तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही। व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि आपको लिखना भी होता है, तो आप लिखते चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगले पार्ट में मिलते हैं, आगे की संज्ञाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है।